Yes, students. Today is the lecture 3rd of Unit 5, Surface Chemistry Class Plus 2, and we were studying about the topic catalysis. And today's subtopics are heterogeneous catalysis and some important features of heterogeneous catalysis. Let us start with heterogeneous catalysis. तो ये heterogeneous catalysis क्या होती है? If the catalyst is present in different phase, or you can say physical state, than that of reactant, it is called heterogeneous catalysis. Then it is called heterogeneous catalyst, and the phenomenon is called heterogeneous catalysis. यस, अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की डिफरेंट फिजिकल स्टेट होती है, मतलब अगर कैटलिस्ट मान लो सॉलिड है तो रिएक्टेंट सॉलिड नहीं होएगा, इट कैन बी लिक्विड और गैस, यानी कि फिजिकल स्टेट जो है कैटलिस्ट की सॉलिड है, रिएक्टेंट की गैस या लिक्विड है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो इसके हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक हैबर्स प्रोसेस रहती है, हैबर्स प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में यूज की जाती है। हैबर्स प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में यूज की जाती है, जिसमें हम 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाते हैं और 2 मोल्स अमोनिया के बनते। रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में है, इसके लिए आयरन सॉलिड एज कैटलिस्ट यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेऊंगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। इस एग्जांपल में भी हम एल्कीन लेते हैं, जैसे इथीन CH2, ये भी गैसियस रहता है, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर ऐड होनी होती है। निकेल की सॉलिड की सरफेस के ऊपर ये एल्कीन जो है और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इथीन मॉलिक्यूल इथेन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, निकेल सॉलिड स्टेट में है, कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, इथीन भी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, ये नहीं होता कि सभी गैसियस स्टेट में भी होंगे, या फिर कोई एक रिएक्टेंट लिक्विड में हो सकता है, दूसरा रिएक्टेंट गैस में हो सकता है और कैटलिस्ट सॉलिड में हो सकता है। इस कैटालिसिस में जनरली कैटलिस्ट जो है 99% केसेस में सॉलिड ही रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम होमोजीनियस कैटालिसिस पढ़ी थी और उसमें हमने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था या थ्योरी एक्सप्लेन करी थी कि होमोजीनियस कैटालिसिस में पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड रिएक्ट करता है दूसरे रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट बनाता है। ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन बेस्ड है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी से। जो इसका मैकेनिज्म और यू कैन से थ्योरी है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की, वो किसके ऊपर बेस्ड है? एड्सॉर्प्शन फिनोमेना के बेसिस पे। ये हाइड्रोजन गैस इस इथीन से डायरेक्टली बेटा कंबाइन नहीं करेगी,
हाइड्रोजन गैस पहले निकेल के ऊपर एड्सॉर्ब होएगी, एड्सॉर्प्शन होएगा, और इसके एड्सॉर्प्शन के बाद ये हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर ऐड होएगी, इथीन के ऊपर ऐड होएगी। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द mechanism of heterogeneous catalysis which is based on modern adsorption theory. So let us discuss the theory or mechanism of heterogeneous catalysis. It is based on modern adsorption थ्योरी। जैसे होमोजेनियस कैटालिसिस, इंटरमीडिएट, कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेन किया था हमने मैकेनिज्म, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी के बेसिस पे। अब जैसे हमने अभी रिएक्शन पढ़ी थी, इथीन CH2 हाइड्रोजन गैस इस पे ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल सॉलिड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन गैस फर्स्टली इसके निकेल की सरफेस पे एड्सॉर्ब होएगी और उसके बाद इस एल्कीन में ऐड होके एल्कीन की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो अब मैं निकेल की अगर सरफेस की बात करूं, निकेल बीइंग सॉलिड, इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है बेटे? फ्री वैलेंसीज। निकेल की सरफेस पे फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं। निकेल सरफेस हैज फ्री वैलेंसीज। जैसे मैं ये बता रहा हूं, निकेल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो इसकी सरफेस पे फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट है। फ्री वैलेंसीज मतलब इट कैन मेक बॉन्ड विद अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो निकेल की सरफेस पे फ्री वैलेंसीज हैं। पहले हाइड्रोजन गैस इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होगी। जब हाइड्रोजन गैस इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होगी तो सारी की सारी वैलेंसीज जो है ये किससे कवर हो जाएंगे बेटे? हाइड्रोजन से। जैसे ये हाइड्रोजन से कवर हो जाएंगी उसके बाद हम इसके अंदर ऐड डालेंगे। फर्स्टली हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होगी, सेकेंडली हम इसके अंदर क्या डालेंगे? इथीन। जब हम इथीन का गैसियस सब्सटेंस इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? धीरे 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 ये इथीन इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा, ये जो ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है निकेल के साथ, और इसके बाद साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनता जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा? ये वाला बॉन्ड पक्का हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड भी पक्का हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दूसरे वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे निकेल की फिर से फ्री वैलेंसीज क्रिएट हो जाएंगी और ये हाइड्रोजन इसकी सरफेस पे से एथीन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3 बन जाएगा गैसियस सब्सटेंस, और ये हाइड्रोजन इससे ट्रांसफर हो जाएगा। इससे ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर दोबारा से यहाँ पे निकेल पे फ्री वैलेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। फ्री वैलेंसीज क्रिएट हो जाएंगी तो फिर दोबारा से हाइड्रोजन नहीं इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होएगी। सरफेस पे एड्सॉर्ब होने के बाद फिर दोबारा से इथीन मॉलिक्यूल आएगा, बॉन्ड ब्रेकेज होएगा। ये वाला बॉन्ड जो निकेल के साथ है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन कार्बन के साथ नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और जिस वजह से ये एड्सॉर्प्शन के बाद हाइड्रोजन गैस जो है इसमें ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म की कुछ एडवांटेज है कि ये प्रूव करता है कि कैटलिस्ट स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन गैस ट्रांसफर होती है तो निकेल की फ्री वैलेंसीज दोबारा से क्रिएट हो गई, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ निकेल इज सफिशिएंट फॉर कैटालिसिस। और उसके बाद कैटालिस्ट में उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, कोई मास में चेंज नहीं आएगा, जो हमने कैटालिस्ट के डेफिनेशन में किया था। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन और मास में कोई चेंज नहीं होता कैटालिस्ट जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।